इन्होंने खुद मुझे बताया कि तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारी बहन आई है और वो मिन्नतें की हैं उन्होंने हमारी कि एक दफा हमें हमारी बच्ची से मिलवा दो, हम उसको दूर से देखेंगे। चुप कर चुप कर। बिल्कुल बहादुर बनो, ऐसे लोगों के अंदर घुसता है बंदा। रोने की जरूरत नहीं है। शाबाश कि रोना रोना। मैं जो हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारा कोई एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सदाम जवाद और ये है मेरी वाइफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आज के व्लॉग में जो सा मेरी वाइफ आपसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख शेयर करेगी। सबसे पहले हम बचपन से स्टार्ट लेते हैं। हाँ जी, बचपन सबका बहुत खूबसूरत होता है। इसी तरह मेरा बचपन बहुत प्यारा था, बहुत मज़े का, एंजॉय करती थी, खेलती कूदती थी, कोई गम नहीं था। पेरेंट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा लविंग थे। और इसी तरह तालीम शुरू की और गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक किया। लेकिन जब मैं मैट्रिक में थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई और बहुत ज़्यादा मेरे लिए वो दुख का वक्त था। और लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि माएँ हो तो संभाल लेती हैं, तो मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और मुझे कभी भी मेरे वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। इसीलिए फिर मैंने अपनी तालीम को इजीली जारी रखा, कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन जब मैं 12th क्लास में थी तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होगी। मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। वो ये था कि मेरे फूफो आई हमारे घर और आके कहती हैं कि ये तो पता नहीं कौन बैठी हुई है, ये हमारे भाई की बेटी नहीं है, ये हमारा खून ही नहीं है, इसको तो हमने कहीं से लिया हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई ये बात सुन के। लेकिन उस वक्त मेरी अम्मी घर नहीं थी, वो बाहर गई हुई थी। मैं अकेली थी तो मैं बहुत ज़्यादा उनकी बात सुन के हैरान हो गई कि यार ये क्या कह रही हैं, इन्होंने ये बात क्यों की है। वो तो कह के ये बात चली गई, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि अजीब सा कुछ सुनने को मुझे मिला। मैंने फ़ौरन अपनी अम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा अम्मी आप जिधर भी हैं आप फ़ौरन घर आ जाएं। मेरी अम्मी घर आई। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा रोई उनको मिल के। वो पूछती रही कि क्या बात है, मुझे बताओ आप क्यों रो रही हो। फिर मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा अम्मी फुफ्फो आई थी तो उन्होंने ये बात की है, आप मुझे सच बताएं। अम्मी थोड़ी परेशान हो गई और वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें कभी फील हुआ है कि इस तरह तुम्हें हम लोगों ने कभी गैर होने का एहसास दिलाया है, तुम क्यों ये बात कर रही हो। मैंने कहा नहीं, आप मुझे सच बताएं, ऐसे ही नहीं कोई बंदा इतनी बड़ी बात कह देता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि वाकई आपको हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। और फिर मैंने उनसे पूछा कि मेरे पेरेंट्स कौन हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता आपके पेरेंट्स कौन हैं, बस ये पता है कि उन्होंने आपको दे दिया था सिर्फ इस वजह से कि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी उनके घर बेटियां थी, तो उन्होंने कहा था कि अब हम बेटी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा रोई भी, बहुत ज़्यादा मैंने उनको फोर्स किया कि आप मुझे बताएं, मेरे पेरेंट्स मुझे बताएं कि वो कौन है, क्योंकि मेरे जहन में क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई नहीं, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, जिस तरह हम पहले आपको प्यार करते थे आपके प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। इसी तरह वो सवाल ले के अपने जहन में मैं अपनी तालीमी सफ़र को जारी रखा। ग्रेजुएशन की मैंने साइकोलॉजी से। फिर मैं बीएड में एडमिशन ले लिया मैंने। बीएड अभी मैं कर रही थी तो उस दौरान मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई। तो वो जो थोड़ा बहुत मेरे अंदर हौसला था वो भी ख़त्म हो गया। अच्छा, ये अभी आप सुनते जाओ। आप लोग अक्सर कह रहे होते हो ना कि मैं माशरे के बड़ा अगेंस्ट बोलता हूँ, तो ये सारी आप एग्जाम्पल सुनो। हम कैसी कैसी चीजों से गुजरे हुए हैं। ठीक है, हमें माशरे की बड़ी समझ है, इसलिए बात कर रहे होते हैं। यस, कंटिन्यूज करो। तो जब मेरी अम्मी फोत हुई तो बिल्कुल ऐसे लगा कि जिस तरह अब वाकई मैं ना बेआसरा हो गई हूँ, अब वाकई कोई नहीं है। लेकिन शुरू के दिनों में वो कहते हैं ना कि जब माँ बाप मरे तो इर्द गिर्द के लोग आ जाते हैं कि हम आए हैं, हम आपका ख्याल रखेंगी। तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मेरी फूफियाँ, जो 4 फूफियाँ थी, वो आई और उन्होंने कहा कि आपने परेशान नहीं होना, हम आए हैं, हम आपका ख्याल रखेंगी। और जब बंदा दुख में हो ना तो उसे कोई झूठा भी प्यार करे ना तो वो मान जाता है कि वाकई यार ये मेरे साथ सिंसियर है। और इसी तरह उनके प्यार के जाल में मैं भी आ गई। मुझे लगा कि वाकई ये माओ की जगह है, इनके साथ बचपन गुजरा है, इनको फुप्पी वाकई में मैंने अपनी फुप्पी माना है, एक्सेप्ट किया है। तो यार ये सच ही हैं, ये मेरे भले की बात हमेशा करेंगी। अभी मेरी अम्मी को फोत हुए 8 से 10 दिन हुए थे तो इन्होंने मेरे रिश्ते देखना शुरू कर दिए।
हालांकि मेरे बीएड के पेपर होने वाले थे, मैं तो अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पा रही थी। जो सानिया मेरे साथ हो गया, फिर मैंने साथ साथ रिश्ते भी ये लोग देखती रही और इतने घटिया किस्म के मेरे लिए रिश्ते लेके आ रही थी। कोई रिक्शा ड्राइवर है, कोई बिल्कुल अनपढ़ इंसान लेकर आ रही है, कोई माजूर है। तो इतना मैं मेंटली टॉर्चर हुई कि यार ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं एक बात बीच में ऐड कर दूं। घटिया कहने का मकसद ये है कि हर चीज का एक थोड़ा सा मैच होता है ना। ये कहना चाहिए कि मैच बिल्कुल नहीं था। मैं पढ़ी लिखी थी, ज़ाहिर है पढ़े लिखे को थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा मिलना चाहिए, तब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। तो इसका हरगिज कहने का मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग होते हैं, ठीक है। तो फिर इसी तरह बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर थी, लेकिन ये सब भी साथ साथ चल रहा था। रिश्ते वो देख रही थी और पढ़ाई पे भी मैं ठीक से ध्यान नहीं थी दे पा रही। इसी दौरान सदाम का रिश्ता आया मेरे लिए और फ़ौरन से इन्होंने ना रिश्ता तय कर दिया। लेकिन जितना अरसा अम्मी की डेथ के बाद मैं उन लोगों के साथ रही हूँ, उन लोगों ने सुकून का मुझे सांस नहीं लेने दिया। मैं अपना गुजारा करती थी ट्यूशन्स पढ़ा के, जो थोड़े बहुत पैसे आते थे उनसे मैं अपना खर्चा जो है वो कर लेती थी। तो ये लोग इतना तंग करती थी, कभी कहती थी आप बिल दो, आप यूज़ करती हो बिजली, कभी कहती थी खाने पीने का खर्चा दो। इवन कि मेरी अम्मी की फौतगी पे भी इन लोगों ने मुझसे मांग के पैसे लिए कि आपकी अम्मी फौत हुई हैं, आपका काम बनता है कि आप फौतगी के सारे खर्चात जो है वो आप उठाओ। सोचो इधर, यानी कि एक बच्चे की ना माँ हो ना बाप हो, बिल्कुल लावारस हो चुका हो, और उस बंदे को कहा जा रहा है कि ये जो तुम्हारी माँ की फौतगी पे लोग आ रहे हैं, इनको इन पे खर्चा तुम करो, जो कि ट्यूशन पढ़ा के थोड़ा बहुत कमा रही थी पैसे। फिर इस्लाम का रिश्ता हुआ। उन्होंने ज़रा तहकीक नहीं की कि रिश्ता आया है, इसको हम लोग जांच लें, क्योंकि रिश्तों का मामला होता है, एक दो दिन की बात नहीं होती। बंदे ने ज़िंदगी साथ गुजारनी होती है, तसल्ली तो करनी चाहिए ना। लेकिन उन्होंने कुछ भी इनके बारे में नहीं पूछा कि कैसे लोग हैं, क्या हिसाब किताब है इनका। खैर फिर रिश्ता हो गया, 6 दिन के अंदर इन्होंने मेरी शादी कर दी। वो अल्लाह ताला की देखें आप, करनी ऐसी हुई कि माशाल्लाह उम्मीद भी नहीं थी कि इतना अच्छा रिश्ता हो जाएगा, इतना कोऑपरेटिव हस्बैंड मिल जाएगा। और फिर जब मेरी शादी हो गई और उसके बाद इन्होंने देखा कि ये तो बहुत खुश है, हमने तो अपनी तरफ से इस मुसीबत को गले से उतारा है, लेकिन ये तो, इसका तो नसीब ही जाग गया है, बहुत खुश है हामद के साथ। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मेरे दिल में नेगेटिविटी पैदा करनी शुरू कर दी। जब मैं उन लोगों के घर जाती थी तो वो यही कहती थी कि खामद को इतना सर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, जो है वो। और ये अभी शादी को कुछ डेज हुए थे, तो उन्होंने इसके जहन में डालना शुरू कर दिया कि खामदों को अपनी जगह पे रखो, ऐसे ना करो। फिर आप लोग कहते हो ना बच्चियां अपना घर क्यों नहीं बसाती, सबसे बड़ी रीजन ये होती है जो उनके माइंड में नेगेटिविटी डाल दी जाती है, उसमें लड़की का क्या कसूर है। और अभी शादी को कुछ दिन नहीं हुए थे, दर हकीकत अभी शादी नहीं हुई थी, तो इस राबिया से मेरी बात हुई एक दफा फोन पे। तो इसने बोला कि मेरी माँ का बेड है, एक निशानी है मेरी माँ की, तो मैं उसको लाना चाहती हूँ साथ जहेज के सामान में। हालांकि हमने इनको मना किया था, हमें कोई जहेज वगैरह नहीं चाहिए। इसने कहा था कि मैं खुशी से कुछ चीजें लाना चाहती हूँ, हमने कहा चलो ठीक है। तो इसने कहा कि मेरी माँ का एक बेड है, मैं वो भी लाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा यार इधर हमारे सारे शरीक लोग हैं, जहर हर बंदे के होते हैं, मुखालफत होती है। तो मैंने कहा यार मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं वो आपका बेड लेके आऊंगा अम्मी का, लेकिन शादी के बाद ले आऊंगा। अगर जहेज के साथ लेके आएंगे ना हम, तो इधर के जितने हमारे लोग हैं मुखालफीन, वो बोलेंगे देखो कहाँ से शादी कर लिया, उन्होंने पुराना बेड इनको दे दिए। तो इसलिए मैंने कहा था कि शादी के बाद ले आऊंगा। शादी के बाद जब मैं लेने गया उधर, ले वहां से तो मैं ले आया, बाद में उन्होंने इतने फोन कॉल्स की, मेरे अब्बू को भी धमकियां दी कि जी आप बेड क्यों ले गए हैं, किससे पूछ के ले गए हैं, आप कौन होते हो बेड लेके जाने वाले। ठीक ठाक मुझे धमकियां देनी शुरू कर दी। फिर आप लोगों को मेरा पता है, मैंने कहा जनाब अगर मर्द के बच्चे हो आओ ना, हम भी देखें आप कितने पानी में हो। तो फिर चुप कर गए। फिर आगे से इसकी एक कजन थी, फेक रिश्ते हैं ये, इन रिश्तों की मेरी नजर में तो कोई औकात नहीं। इसकी एक मुंह बोली कजन थी, उसने कॉल की, उसने मुझे बोला कि ये जिसकी आप बड़ी तरफदारी कर रहे हो ना, जिस बीवी की, ये तो क्योंकि हमें बताया गया था कि हम राजपूत हैं, यानी कि राजे खानदान के हैं, तो हम, यानी मुझे इस चीज का नहीं पता था कि ये अडॉप्टेड चाइल्ड है, ठीक है। मुझे शादी के बाद पता चला, और पता भी कैसे चला है कि उन्होंने ही बताया खुद ही, वो भी एज ए थ्रेड, कि ये जिसको ले आए हो ये तुम्हारा खून ही नहीं है, ये तो राजा है ही नहीं है, राजपूत है ही नहीं है। यानी कि जिन्होंने बेटी भेजी है वो ही मुझे उसके खिलाफ भड़काने शुरू हो गए। शादी को चंद डेज हुए थे, और मैंने पता आगे से क्या बोला कि मैं शुक्र अल्लाह का अदा करता हूं कि मुझे अल्लाह ने ऐसा बंदा दिया है कि जिसको मेरी ज्यादा जरूरत थी। और उनके ऐसे मुंह बंद हुए कि दोबारा उन्होंने फिर जरूरत नहीं की। यस, कंटिन्यू करो। लेकिन मेरी गलती थी कि मैं उन लोगों को समझ ही नहीं पाई
क्योंकि मैं उन पर बहुत ज़्यादा अंधा बिलीव करती थी, सिर्फ इस वजह से कि मैंने उन्हें सक्के रिश्तों की तरह समझा था, लेकिन उन लोगों ने बचपन से मुझे कभी अपनाया ही नहीं। इसीलिए तो माँ बाप मरते गए हैं, तो वो अपनी आई पे आ गई ना। तो उन्हें उन्हें भी पता था कि ये बहुत सादी सी है, इतनी तेज तरार है नहीं है। तो जब मैंने जाना तो मेरे अंदर नेगेटिविटी भर देनी कि हम आए हैं, हमारे पे आप भरोसा करो, इतनी जल्दी खामों को सर ना चढ़ाया करो, इसको पहले आजमाओ, इसको पहले देखो, अगर तो ये तुम्हारे साथ सेट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो बेशक छोड़ छोड़ के आप आ जाओ इसको। तो मैं थोड़ा हैरान भी होती थी कि यार एकदम से ये शादी खुद ही इन्होंने मेरी की है और खुद ही ये लोग ये बातें कर रही हैं। लेकिन मेरी गलती सबसे बड़ी ये थी कि मैं उनकी बातों को वाकई मान जाती थी, उनकी बातों पे मैं बिलीव कर जाती थी। नहीं समझती थी इसको, मैं बड़ा समझाता था कि अल्लाह की बंदी वो सिंसियर लोग नहीं है, लेकिन ये नहीं मानती थी, इसलिए ये कहती थी मैंने बचपन गुजारा है, वो गलत हो ही नहीं सकते। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाद में फिर इंसान को समझ आती है, और ये थोड़ी है भी सादी टाइप बंदी थी, इसको इतनी तेज तराज नहीं थी। तो इसी तरह मैं उनकी कोई चाल समझ ना पाई। सबसे बड़ी मेरी बेवकूफ़ी ये थी। अच्छा, बेड वाला मामला हुआ, वो कज़न वाला मामला हुआ, वो सारे मामले ख़त्म हुए तो मैं बीमार हो गई बहुत ज़्यादा, मेरा मिसकैरेज हुआ। इतनी समझ नहीं थी कि इस हालत में क्या एहतियात करनी है, क्योंकि ज़ाहिर है ना सास थी ना माँ थी जो गाइड करती। तो ये जो फेक माएँ बनी हुई थी, इन्होंने जो बड़े दावे किए हुए थे कि हम माँ हैं, लेकिन इस मौके पे ये भी ज़ीरो थी। मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने इन्हें फ़ोन किया कि आप मेरे पास रहने आए, मेरी तबीयत ख़राब है। तो आप यकीन करें कि 2 से 3 बंदों को मैंने फ़ोन किया और तीनों का एक ही जवाब था कि हम बीमार हैं, हमारा पेट ख़राब है। आप लोग खुद बताएं। 3 बंदे डिफरेंट लोकेशंस पे रह रहे हैं, और एक बंदी हॉस्पिटल में सीएमएच में दाखिल थी, क्योंकि उस टाइम मैं आर्मी में था, तो सीएमएच हमारा इलाज फ्री था, और इधर से सीएमएच ऑलमोस्ट 5 मिनट के फासले पे है। तो मैंने कॉल की, इसने भी कॉल की कि मैं बीमार हूं, मेरे पास साथ रहने वाला बंदा नहीं, क्योंकि मर्द को अलाउ नहीं होता औरत वार्ड में, ठीक है। तो एक बंदी भी कहती है मुझे पेचस लगे हुए हैं, ठीक है, इसी तरह बोला था उन्होंने, मैं इसलिए आपको भी उसी तरह बता रहा हूँ। दूसरी भी बोलती है मेरा पेट खराब है। डिफरेंट लोकेशन में 3 बंदे रह रहे हैं और सेम बहाना लगा रहे हैं, ठीक है। और एक और इसकी मुंह बोली चाची थी, उसको कॉल की, वो कहती है आज बारिश का मौसम है, मुझे तो बारिश से बड़ा डर लगता है। ये कौन सा डर है कि आपको घर में डर डर नहीं लगेगा, और सीएमएच में जिधर बंदे ही बंदे हैं उधर आप डर यानी कि लगेगा। अजीब किस्म के यानी लॉजिक दिए गए। तो मैं तब भी इनकी कोई चाल समझ ना पाई। ये मुसलसल मेरे साथ खेल खेलती जा रही थी। मेरी सादगी का इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। और मुझे आज भी जब मैं वो वक्त सोचती हूँ ना तो मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है कि यार इतना भी क्या इंसान पागल हुआ कि एक बंदा सामने गेम डाल रहा है, उसका घर खराब करने की कोशिश कर रहा है और तुम समझ ही नहीं पाई। इसी तरह वो हॉस्पिटल वाला मामला भी निपटा होना तो ये चाहिए था कि उस दिन के बाद मैं उन लोगों को मुंह भी ना लगाती। अपने घर आना तो बहुत, आने देना तो बहुत दूर की बात है। फिर उसके बाद शीजा मेरी पैदा होने वाली थी। वो टाइम पीरियड भी मैंने बहुत मुश्किल से अच्छा, गुजारा। ये जब शीजा पैदा होने वाली थी ना, तो रात का टाइम था, ठीक है, हम नए घर में थे, इस घर में नहीं थे। तो उस घर में रात का तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था, और इस तरह की यानी कि सिचुएशन होगी सीरियस टाइप। तो इसने कॉल की अपनी फूफी को कि फूफी जान मेरी तबीयत बड़ी खराब है, मैं क्या करूं, आप आ सकती हैं। उसने कहा मैं 5 मिनट बाद आपको बताती हूँ। 5 मिनट बाद ना उसने फोन किया, और हमारे फोन करने पे भी उसने कॉल ही नहीं उठाई। ऐसे लोग थे वो, ठीक है। फिर मैंने इसको अकेले गाड़ी में बिठाया सीधा साथ ही, क्योंकि हमारे इधर हॉस्पिटल बने हुए हैं, इसको हॉस्पिटल ले गया। उधर फिर ये मेरी बेटी पैदा हो गई। तो यकीन माने मेरी ये बेटी शीजा पैदा होने के 11 दिन बाद वो मेरे घर आए थे, ठीक है। जब ये बिस्तर पे ऑलरेडी लेटी हुई थी, मुश्किल वक्त गुजर चुका था, और जिस दिन शीजा पैदा हुई उस दिन भी हमें बंदा चाहिए था, कोई बंदा नहीं आया। फिर मैंने इसके पास नौकरानी छोड़ी थी, उसने ये मुश्किल वक्त हमारा गुजरवा दिया था, ठीक है। तो जब वो 11वें दिन हमारे घर आई हैं, तो ज़ाहिर है जिस घर में औरत लेटी हुई है वहां पे बंदा कैसे आपको सर्व अच्छा कर सकता है। बाद में उन्होंने घर जाके ये गिला किया, हम इनके घर गए, सदाम चावल खा रहा था, जो कि इतने से चावल थे मैं बाजार से लाए हुए थे, ज़ाहिर है ये तो कुछ पका नहीं सकती थी। तो मैं इतने से चावल किचन में खा रहा था, उन्होंने बाहर में बाद में जा गिला किया, सदाम चावल खा रहा था, हमें चावल ही नहीं दिए। हालांकि हमें आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत थी कि उसकी औरत लेटी हुई है, हम उसके लिए कोई यखनी ले आते, कोई मुर्गे का गोश्त ले आते, लेकिन उन्होंने गिला हमसे किया। फिर भी अच्छा ये बंदी नहीं समझी इसको, फिर भी मैंने समझाया खुदारा ऐसे लोगों से साइड पे हो जो, फिर भी ये बंदी नहीं समझी। तो इसी चीज का मुझे अपने आप पे गुस्सा आता है और दुख भी है कि यार एक बंदा आपके साथ खेल खेल रहा है, आप उसको समझ नहीं रहे। और उस वजह से मेरे अपने घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे इस नाम के साथ, क्योंकि मैं उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान देती थी।
मैं यही समझती थी कि यार इनके साथ बचपन गुजरा, ये किस तरह खुद कह सकती हैं मुझे। लेकिन ये नहीं समझ आई कि यार जिस इंसान ने मुश्किल वक्त आपके साथ गुजारा है, आपके हस्बैंड ने, इन्होंने पहली दफ़ा भी जब मैं बीमार हुई तो इन्होंने मुझे खून दिया, और शिजा की दफ़ा भी पूरा हॉस्पिटल में अरेंज किया। लेकिन अल्लाह ही जाने कौन सी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी जिसको मैं समझ ही नहीं पाई, और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस्लाम बिजनेस सिलसिले में 4-5 महीने के लिए इन्हें दुबई जाना पड़ा। तो इन्होंने ये मुझे यहाँ भी तो अपने घर छोड़ सकते थे ना, लेकिन इन्होंने कहा कि तुम्हारी खुशी इसी में है, अगर तुम जाना चाहती हो तो अपनी अम्मी के घर चली जाओ, उधर गैदरिंग है, उधर तुम्हारा दिल लगा रहेगा, बाजार भी पास है, शीजा को कोई चीज़ लेके देने की ज़रूरत हुई तो तुम आसानी से जा सकती हो, इसको लेके दे सकती हो। लेकिन मैं जूं ही उधर गई हूँ, अभी मेरे हाल में इस्लाम ने उधर लैंड नहीं किया दुबई में, इन्होंने तो मेरे साथ झगड़े लगा दिए हैं। टेंशन ना लो, बताओ शाबाश। इन्होंने फौरन मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि तुम्हें इस घर में हिस्सा नहीं मिलेगा। तो यार मैंने आपसे कब हिस्सा मांगा है? हम लोगों ने तो कभी हिस्से की बात ही नहीं की। आप कहते हो कि आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, मैंने तो हिस्सा मांगा ही नहीं है। वो एक छोटा सा मकान है सिटी में बना हुआ, ठीक है, जिसका ना कोई रास्ता है ना कोई फ्रंट है, जिसकी कोई प्राइस ही नहीं, और उसमें हिस्सेवार जो बनते हैं वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने कभी हिस्से की बात ही नहीं की। वो हमें जबरदस्ती कहते रहते, इसको कह रहे थे कि हमने हिस्सा नहीं देना आप लोगों को, ऐसे है तो वैसे है। कभी कह रहे थे तुम्हारे खामद ने हमारी जो है वसीयत चेंज करवा दी है, कभी कुछ मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे। यार वसीयत आपके पास पड़ी हुई है, हमने कैसे चेंज करवा दी है? ये और सारा कुछ चल रहा था जब मैं दुबई में था। और वसीयत में भी कोई इनके भाई और भाभी ने, यानी जिन्होंने मुझे लेके पाला था, उन्होंने कोई करोड़ों नाम नहीं लगवा दिए थे ना, वो कोई बहुत अमीर कबीर थे। मेरा बाप खुद एक मजदूरदार इंसान था, सारी जिंदगी वो बाहर रहे हैं और मेहनत करके जो चंद पैसे उन्होंने कमाए हैं उनका वो उन्होंने छोटा सा घर बनाया था जिसमें ये लोग भी मालिक थी। वसीयत में उन्होंने जस्ट कुछ ज्वेलरी और चंद पैसे जो है वो लिखवाए थे एज अ गिफ्ट मेरे लिए, जिसकी वजह से इन्होंने इतना प्रोपोगंडा किया। अम्मी की फौतगी के बाद 10 दफा इन्होंने कहा कि वसीयत करवा दी है, वसीयत हमारे लिए नहीं है, वारसों के लिए वसीयत नहीं होती। यार वसीयत में कौन सा को करोड़ों रुपया लिख दिया था कि जिसमें आप लालच करती अच्छी लगती हो। और देखें, उसके बाद जैसे मैं दुबई से 4-5 महीने बाद मैं दुबई से वापस आया, तो मैं इसको फिर अपने घर में ले आया। फिर मैंने इसको बोला, इसने बोला कि मुझे बहुत शौक है जो है मेकअप का कोर्स करना है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, हमारे शहर में जो सबसे अच्छा पार्लर था, मैंने इसको वहां पे एडमिशन लेके दे दिया। तकरीबन 90,000 के 1 लाख रुपया मैंने पे किया, 6 महीने का कोर्स था, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि राबिया इधर से अगर, क्योंकि हमारे इधर मेन सिटी में जाओ ना तो 10 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट का ट्रेवल है, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि वो जो दूसरा आपका घर है वो तो बिल्कुल उसके साथ अटैच है, क्यों ना हम 6 महीने के लिए उधर चले जाते हैं, अपने खर्चे पे रहना है। उसका ये फायदा होगा कि हम बिल्कुल साथ होंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, तो इधर से आना जाना थोड़ा इश्यू है। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जी आप रह नहीं सकते, हालांकि हमने अपने खर्चे पे रहना था, अपना और बिल ऑलरेडी देना मैं था। उधर रह भी रही थी, जब सदाम दुबई थे तो मैं उधर रह भी रही थी और सिर्फ कमरों ये की सुन भी के कोई जैसे कमी उन्होंने देखा ना कि ये राबिया साहिबा जो है मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगी इतनी अच्छी जगह से, उन्होंने कहा नहीं जी आप रह ही नहीं सकते। फिर भी हमने कोई जिद नहीं लगाई, ठीक है, हम जो है वो घर आ गए। लेकिन इसको भी फिर समझ आ गई कि ये कितने की मेरे साथ सगे हैं। थोड़ा ही अरसा गुजरा, और क्योंकि वो हर वक्त ऐसी बातें किया करते थे कि इसकी इतनी बहनें हैं, इसकी माँ भी है, लाहौर के रहने वाले हैं, सारी उनको इन्फॉर्मेशन है। तो मैं 7 साल से ट्राई कर रहा था कि प्लीज आप इसके पेरेंट्स का बता दे, थोड़ा सा क्लू बता दे, मैं ढूंढ लेता हूँ। और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि वो पूछने आए थे, इसकी एक फूफी लाहौर में रहती है, ठीक है, और इसके जो पुराने पेरेंट्स थे वो इसकी लाहौर वाली फूफी के पास आए भी थे पूछने कि हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, हमें दूर से ही दिखा दें। लेकिन इन बंदों ने कहा है कि वो तो सऊदीया चली गई है। हाँ, इन्होंने खुद मुझे बताया कि तुम्हारी माँ आई है और तुम्हारी बहन आई है, और वो मिन्नतें की हैं उन्होंने हमारी कि एक दफा हमें हमारी बच्ची से मिलवा दो, हम उसको दूर से देखेंगे। चुप कर चुप कर, बिल्कुल बहादुर बनो, ऐसे लोगों के अंदर घुसता है बंदा। रोने की जरूरत नहीं है शाबाश, कि रोना रोना। मैं जो हूँ, जब तक मैं जिंदा ना तुम्हारा कोई एक बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता, ठीक है। चुप कर जो, चुप कर जो, सब्र करो। हमने उनके साथ बुरा नहीं किया, उन्होंने बुरा किया ना, वो इंशाल्लाह उनको देनी आ जाएंगी।
कि यार अगर मेरी माँ पूछ रही है मेरा तो इनका क्या जाता है, ये बता देंगी। इतने इन लोगों के दिल पत्थर हो गए। इनकी अपनी भी तो बेटियां हैं ना, क्यों नहीं मेरी जगह पे उनको रख के सोचती कि वो खुद बता रही हैं अपने मुंह से, मेरी जो मुंह बोली फूफी है, कि तुम्हारी माँ आई है और वो मिन्नतें कर रही है हमारे कि प्लीज हमें हमारी बच्ची से मिलवा दें। अगर तो आपको डर है ना कि हम अपनी बेटी को ले ना जाएं वापस, अभी मुझे लेके उन्होंने बताया करना क्या है। अभी तो ऑलरेडी मैं अपने घर वाली हूँ, तो अगर वो बता देंगी तो मुझे अगर दोबारा पेरेंट्स मिल जाएंगे, खुशी का मेरे लिए मौका होगा। लेकिन वो उन लोगों को गवारा ही नहीं है कि मेरी खुशी हो जिंदगी में, कभी मैं सुख देखूं, खुशी देखूं। आप लोग सिर्फ ये सोचें कि एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स इस दुनिया में मौजूद हैं, बहन भाई मौजूद हैं, और जिन्होंने इसको लिया हुआ था उनको भी पता है, खुद वो इतराफ करते हैं इस चीज का, बट वो बताने के लिए तैयार नहीं। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 10 लाख बहुत बड़ी रकम है। मैंने इस बंदी की खुशी के लिए उनको बोला 10 लाख रुपया मैं आप लोगों को देता हूं, आप लोग ये बता दो कि इसके पेरेंट्स कौन है। उन्होंने 10 लाख यकीन माने ठुकरा दिया है, सिर्फ इसलिए। इतने यानी हम लोग घटिया किस्म के हो चुके हैं, हमारा माशरा इतना घटिया हो चुका है। उनको सिर्फ ये है कि ये ऑलरेडी अच्छी लाइफ जी रही है, अगर इसको साथ पेरेंट्स ओरिजिनल मिल गए तो इसकी तो जिंदगी डबल मजा हो जाएगा, और वो ये चीज नहीं चाहते। अच्छा, जब मेरी अम्मी फोत हुई ना, तब भी मैंने कोशिश की थी। मैंने कहा अब तो मेरे जिन्होंने लेके पाला हुआ था माँ बाप वो नहीं रहे, मेरे असली माँ बाप का आपको पता है तो आप बता दें। खुद मुझे स्टोरियां सुनाने वाली हैं कि तुम्हारी और भी बहनें हैं, भाई तुम्हारी बहन की शक्ल तो तुम्हारी तरह है, तुम्हारी माँ भी हमने देखी है। वो लोग बार बार हमारे बहरहाल इन सिंपल वर्ड्स ये है, हम ये चीजें आपसे शेयर नहीं करना चाहते थे, ठीक है। हमने सिर्फ इसलिए शेयर किए कि खुदारा आप लोग अडॉप्टेड चाइल्ड बच्चा ना पालें। अगर आप लोगों को अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो इसी तरह लाइफ गुजारें। मेरी एक बेटी, यार मेरा बेटा भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं बेटा, क्योंकि हमें पता है ये औलाद वगैरह सारी ये वक्ती तौर चीजें हैं। अपनी जिंदगी इंजॉय, खाएं पिए और मजे करें, ठीक है। किसी की औलाद के साथ ऐसे ना खेलें। और जो लोग अपने औलाद को किसी के हवाले कर देते हैं उन पे भी ज्यादा दफा लानत है कि वो कैसे किसी को अपनी औलाद किसी को दे सकते हैं। अपना खून अगर आप लोग नहीं संभाल सकते पैदा ही ना करो, ठीक है। आप लोग पहले लाइनें लगाते हो, बाद में लोगों के हवाले कर देते हो। आज वो बच्चा फेस कर रहा है सारा कुछ। जिन्होंने लिया था उनका भी कुछ नहीं किया, जिन्होंने दिया था उनका भी कुछ नहीं किया, गया तो इस बच्ची का गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी बुरे घर में चली जाती, जिस तरह का आजकल माशरा जा रहा है, इसकी तो जिंदगी तबाह हो जाती। आज ये किसी बेचारी जो है किसी लवारस खाने में पड़ी होती, किसी शेल्टर होम में ये औरत पड़ी होती, ठीक है। खुदारा ऐसे ना करें, ये जुल्म की इंतहा है। अगर आपको अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो ऐसे ही जो है आप टाइम गुजारें, या कम से कम अगर किसी का बच्चा लेते हो तो उसको जैसे वो बच्चा जवान हो जाए तो उसके ओरिजिनल माँ बाप का जरूर बताएं, ठीक है। और अभी वैसे भी हमने इन लोगों से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दिया, साइड पे कर दिया, और ये भी उस वक्त से बहुत खुश बाश जिंदगी गुजार रही है। और उन्होंने इस बंदी का बेचारी का उधार देना था, वो उधार खा गए, कहते हम उधार नहीं देते। तो मैंने अपनी बीवी को यही बोला कि यार अगर तुम्हारे पास प्रूफ होता ना तो मैं इनके उस खाने से निकालवा लेता पैसे के वो सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब किसी रिश्तेदार को आप पैसे देते हो आपके पास प्रूफ नहीं होता, इसलिए हम उनको क्लेम नहीं कर सकते। वो इस यानी एक मजबूर औरत का, लवारस औरत का, यतीम बच्ची का उधार भी खा गए हैं, आप सोच लो। बहरहाल इन सिंपल वर्ड्स हम आपको ये समझाना चाहते थे कि खुदारा आप जो है ऐसा काम ना करें, ना बच्चे अडॉप्ट करें। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।